ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, क्या है ना कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो उसकी वर्किंग क्या है और उसको कैसे हम यूज़ करें। अगर हमें ये इसकी जानकारी हो तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक बेटर इस्तेमाल करके अपने प्रैक्टिकल पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर क्लास 12th में है, वो केवल एक फिजिक्स के डिस्क्रिप्शन है, जिसमें हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ट्रांसफार्मर के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपसे क्या कहेंगे। लेकिन ट्रांसफार्मर की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अलावा भी इसका बहुत वाइड यूज़ है, जो हम डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अगर हमें छोटे छोटे कोई डिवाइस बनाने हो जिसमें हमें कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा करंट या कम करंट इनकी नीड पड़ती है, तो हम अक्सर परेशान रहते हैं कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। ओके, मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका बताता हूं जिससे हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अच्छा, फिर से कौन सी प्रॉब्लम? तो आंसर है कि जब हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो हमें बेसिक प्रॉब्लम आती है कि हम वोल्टेज को ज़्यादा या कम कैसे करें, करंट को ज़्यादा या कम कैसे करें। मतलब कि हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं अपने डिजायर्ड, जो हमारी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग, वोल्टेज और करंट को उसके अकॉर्डिंग हम लेना चाहते हैं जो हमारी डिजायर होती है। तो ऐसे केस में ही हम इस डिवाइस ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। अच्छा, क्या होता है ये डिवाइस? तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, क्या होता है ये? दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। क्या मतलब? मतलब क्या कि दिस इक्विपमेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी डिवाइस इज यूज्ड टू गेट, हम इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एक आउटपुट करंट या और वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स लेने की। अगर हमें अपने इच्छा के अकॉर्डिंग कोई वोल्टेज चाहिए या कोई एसी चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो हम इस ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। यहां पर यह वर्ड बहुत जरूरी है, एसी सोर्स। तो ये डिवाइस एसी सोर्स पे ही बेटर काम करता है और एसी सोर्स के लिए इसको बिल्ड किया गया है। क्यों बिल्ड किया गया है ये हमें पढ़ना है आगे, कि इसको अगर हम एसी देंगे तो ही ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। अच्छा, ट्रांसफार्मर के लिए बेसिक हम जो पढ़ते हैं वो ये कि इसके अंदर जो हम बनाते हैं तो डिजाइन करना इसको बहुत जरूरी है। उसका डिजाइन कैसा होता है? तो एक तरफ हम कॉइल को लपेटते हैं, कॉइल मतलब एक वायर को लेकर उसको राउंड राउंड रैप कर दिया। जैसे ये ऐसे करके हमने उसको एक सोलेनॉइड की तरह बना दिया। इसमें हम ऐसे डिजाइन को देखेंगे और ये क्यों है इस्तेमाल किया जाता है इसको भी पढ़ेंगे। अब ट्रांसफार्मर जब हमारे पास आया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमें सबसे पहला डर ये रहता है कि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि हम जब भी कोई प्रैक्टिकल पर्पस पे काम करते हैं तो उसके खराब होने की वजह से डरते हैं। एक बार इसके फॉल्ट और फेलियर पे देख लेते हैं, जो छोटा छोटा जो बेसिक होता है, कॉमन। इसका फॉल्ट किस वजह से होता है? तो यहां पर लिखा है हीट की वजह से। अगर ट्रांसफार्मर हीट हो जाएगा तो वो हीट की वजह से उसमें गड़बड़ी आना स्टार्ट, उसकी वर्किंग, वो काम ठीक से नहीं करता है। अच्छा, हीट क्यों बनता है? तो एक टॉपिक और दिया है, एडी करंट। एडी करंट क्या? तो सुनो, इस टॉपिक को जानकर आपके मन में ट्रांसफार्मर का वर्किंग छप जाएगा। क्या होता है एडी करंट? तो हमने इस तरह से माना कि एक आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, इसको क्यों इस्तेमाल किया गया मैं आपको बाद में बताता हूं। सॉफ्ट आयरन कोर, अगर हम इसके ऊपर ऐसे कॉइल को वाउंड कर दें, लपेट दें कॉइल को, तो उससे क्या होगा? अगर हम एसी सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो एसी सोर्स का मतलब कि ऑल्टरनेट करता हुआ हमें करंट इसमें सप्लाई होगा, और वो ऑल्टरनेट मतलब प्लस माइनस ऐसा फ्लक्चुएट करता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ हमें करंट मिलेगा। और ऐसे करंट
जब मिलते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी वजह से जो कॉइल हमने लिया सोलेनॉइड, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल कहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमें क्या मिलता है? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड। अच्छा, फिर से जब हमने इसमें वाइब्रेटिंग करंट दिया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से जो दूसरी कॉइल रहेगी इसके साथ में, यहां से ऐसे करके उस कॉइल के साथ क्या होगा? तो आंसर है एक तो ये भी और एक तो ये भी। इन दोनों के अंदर जब वो फ्लक्चुएशन आएगा तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगी। क्या सेल्फ इंडक्शन? जब हम कॉइल के अंदर करंट सप्लाई करेंगे तो करंट पहले इधर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो वो भी इधर है। जैसे हम बाद में देखेंगे 1 सेकंड के बाद या कभी भी, तो करंट ऐसे आएगी उस टाइम पर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, और यही तो एसी है, फ्लक्चुएट। तो ऐसे वक्त में जब ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर रहा है तो नेचर चाहता है कि आप जैसे हो वैसा का वैसा रहो, इनर्ट। ऐसे केस में कॉइल के इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले के भी सेकंड वाले के भी, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के अंदर चाहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मत हो, और उसके लिए वो एक उल्टा ईएमएफ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने इसको पहले भी पढ़ा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। जो ईएमएफ हम प्रोड्यूस करा रहे हैं उसको अपोज करने के लिए, फिर से एक कॉइल सामने है, हम उसके पास एक मैग्नेट लेकर आए तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वो कॉइल चाहती है कि ईएमएफ इंड्यूस मत हो, तो अपना एक उल्टा करंट चला के अपोजिट ईएमएफ बनाती है। और वही ईएमएफ अगर खुद कॉइल के अंदर बने तो सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस, दूसरे कॉइल में बने तो म्यूचुअल इंड्यूस। कैसे होता है? एक कॉइल यहां, एक कॉइल यहां, हमने इसमें करंट दिया तो इसकी वजह से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये कहलाता है म्यूचुअल इंड्यूस, म्यूचुअल इंडक्शन। अब नेचर चाहेगा कि तुम जैसे हो वैसे के वैसे रहो, तो इंड्यूस करना चाहेगा। इंड्यूस करने के लिए जो करंट कॉइल खुद बनाती है उसी करंट को बोलते हैं एडी करंट। मतलब क्या? एडी करंट इज द करंट विच अपोजेस द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो नहीं चाहती कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। तो एडी करंट जब फ्लो होती है, मानो एक मैग्नेट को लेकर आए, दूसरी कॉइल के इलेक्ट्रॉन चाहेंगे तुम मैग्नेट को पास मत लाओ, क्योंकि मैग्नेट को पास लाने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये कॉइल चाहेगी कि मत चेंज हो, तो अपना उल्टा इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएगी, और इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से जो करंट बनेगी उस करंट से एक उल्टा मैग्नेट बनेगा। और वो मैग्नेट किसकी वजह से बना? इस करंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की वजह से। और यही करंट है हमारे पास एडी करंट। अच्छा, एडी करंट जैसे ही सर्किट में बनेगी तुरंत हम ये जानते हैं कि करंट के बनने से क्या होता है। तो आंसर है करंट के बनने से हीट इंड्यूस होती है सर्किट में, हीट, और उस हीट के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। दूसरा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू एनी पॉइंट्स। अगर हम एक कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कॉइल में हो सकता है, अगर वो रैंडमली टच हो, या तो कहीं उनका डिजाइन अगर बेकार हो ट्रांसफार्मर का तो वो खराब हो सकता है। और भी इसके बाकी सारे फेलियर होते हैं, फॉल्ट होते हैं, लेकिन हमें जो बेसिक जानना है अभी ये वाला, क्योंकि इन्हीं के यूज पर, इन्हीं के बेसिस पर हम ये समझेंगे कि क्यों एक ट्रांसफार्मर में हम सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दिखता कैसा ट्रांसफार्मर? तो यहां पर एक इसका रफ डायग्राम है। ओके, मैं इसका एक बार और बनाता हूं डायग्राम, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। ट्रांसफार्मर को क्यों लाया गया? तो आंसर कि एक ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए। तो हम एक कॉइल लेते हैं, ठीक, और इसके वजह से जो इंडक्टेंस, इसकी वजह से हमने इसको एसी दिया, और इसके वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसका खुद का, अभी हमें उसका चिंता नहीं करना है, हमें म्यूचुअल वाले का चिंता करना है। उसके अंदर हम चाहेंगे कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए,
तो इसके लिए हम एक कॉइल को यहां पर लेकर इसके ऊपर वाउंड कर देते हैं। ऐसे ही क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास कम से कम मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस हो जाए। अगर इसको दूर रखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, पास रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट पहुंचता है मीडियम से, और एक ट्रांसफार्मर अच्छा तभी बन सकता है जब उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अच्छा हो। वो म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छा कैसे बनेगा? इसी के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल करते हैं। हम इनके अंदर हम जो एक मेटल की प्लेट यूज करते हैं इस तरह से, जो आपको ये ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है। तो हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस करते हैं इसके अंदर। वो सॉफ्ट आयरन कोर इसको बहुत बढ़िया कर देता है, जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी इसको 90% कर देता है। अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर को नहीं लगाते हैं तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बेकार है, कम हो जाएगी, और वो हमें नहीं चाहिए। एक इस्तेमाल कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है वो इंक्रीज हो जाए। दूसरा, इनके अंदर एक सेफ डिस्टेंस बनी रहे उस जिसके ऊपर हम इसको रैप करते हैं। अगर इनके बीच में एक सेफ डिस्टेंस है, ऐसे कॉइल, दूसरी कॉइल ऐसे, तीसरी कॉइल ऐसे, चौथी ऐसे, वो सेफ डिस्टेंस इसी की वजह से बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड लूज ना हो तो हम इसको चारों तरफ से ऐसे बंद कर देते हैं, ताकि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर बनेगा वो इसके अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। तीसरा, सॉफ्ट आयरन कोर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जब मैग्नेटाइज होता है तो कम टाइम में बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी कोरिसिविटी ज्यादा है। अच्छा, दूसरा, जो भी आयरन कोर कम टाइम में मैग्नेटाइज हो जाता है तो वो जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। जल्दी से मैग्नेट बनेगा तो जल्दी से डीमैग्नेट भी बन जाएगा। डीमैग्नेट, इसी को हम बोलते हैं रिटेंसिविटी। और यही इसकी खूबसूरती है कि इसीलिए हम इसको मोस्टली टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं। टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स अपने अंदर ला सकता है, ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए इसकी कोरिसिविटी ज्यादा है, रिटेंसिविटी कम। ये 3-4 प्रॉपर्टी के कारण हम सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर। अच्छा, दूसरा, जब हम सॉफ्ट आयरन कोर बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड करने के लिए हम कई सारी प्लेट इसके अंदर लेकर आते हैं जो हमें ई शेप की दिखती है। कैसी? अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको ये ऐसे ई शेप में दिखाई देगा। अच्छा, ये ई शेप में क्यों होता है? अब सुनना, ई शेप में रखने का हमारा जो मेन पर्पस है वो है हीट को रिड्यूस करना, और हीट रिड्यूस होगी एडी करंट के कम होने से। और एडी करंट कम कब होगा? एडी करंट को कम करना है तो रेजिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। और जब हम ऐसी कॉइल बनाते हैं तो करंट का, एडी करंट के जाने का रास्ता काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, यहां से ऐसे 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 करके, तो रास्ता लंबा होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज, एडी करंट डिक्रीज, और एडी करंट का हमारा कोई यूज नहीं है। दूसरा, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी ऐसे करके पीछे की तरफ बहुत सारी हम ई शेप में सॉफ्ट आयरन कोर को लेते हैं, तो उसके बीच में हम कुछ इंसुलेटिंग लिक्विड डाल देते हैं। वो इंसुलेटिंग लिक्विड एडी करंट को कम कर देता है, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल करते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, इसको वार्निश कहते हैं। वो इंसुलेटिंग मीडियम जो हम इसके अंदर डालते हैं वो एडी करंट को कम कर देता है, जिसकी वजह से हीट अच्छी खासी रहती है। और एक बात और, जब हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसका स्टार्टिंग का इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा होता है, कॉस्टलीस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस, इसकी जो भी सर्विसिंग है वो बहुत ही कम करनी पड़ती है। तो डिवाइस ये अच्छा होता है इक्विपमेंट बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। इसकी जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत ही कम नीड होती है करने के लिए, लेकिन करना जरूरी होता है ताकि जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो रिड्यूस ना हो जाए,
फ्रिक्शन डेवलप कहीं से ना हो जाए या कोई डिफॉल्ट ना आ जाए जिसके कारण हीट हो जाए या खराब हो जाए। अगर ट्रांसफार्मर में ये सब कमी रहेगी तो पावर लाइंस में ब्लैकआउट डे मनाया जाएगा। पावर लाइंस में सब लाइन खराब हो जाएगी ट्रांसफार्मर के खराब होते ही। ट्रांसफार्मर के खराब होते ही पावर ट्रांसमिशन, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइंस का, करंट का, वोल्टेज का, वो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर में नहीं, अगर नहीं रहेगा तो करंट आगे नहीं जाएगी, करंट को हम नहीं भेज सकते आगे। करंट को बिना ट्रांसफार्मर के सप्लाई करना खतरे का काम होता है। अगर ऐसा है तो ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी क्या खास बात है इसकी? इसकी जो मेन काम है अभी आपने देखा, डिजायर्ड करंट और डिजायर्ड वोल्टेज लेने की। लेट्स बी अंडरस्टैंड वंस अगेन। देखिए, हमारे घरों से जो सप्लाई आती है वो हमारे घरों से नहीं, पावर लाइन से जो सप्लाई आती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, काफी ज्यादा हाई होती है। और हम चाहते हैं कि पावर लाइन जब रास्ते में जाएं, दूर तक जाएं, तो वो लॉस ना हो। लॉस ना हो मतलब कि हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए हमारे पावर लाइंस के खंभों पे या फिर घरों में, वो आउटपुट के जो हमारे पास पावर पहुंचे वो अच्छे खासे अमाउंट में पहुंचे, हमारे जो डिजायर है उसके अकॉर्डिंग। वरना हम अगर रास्ता लंबा कर देंगे तो रास्ता लंबा करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पावर लाइंस वर्क करके आएंगी तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगा तो यहां पर जितनी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो हमें एक ट्रांसफार्मर यहां लगा देते हैं, दूसरा ट्रांसफार्मर हमारे जो भी पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है वहां पर, यहां से हम अपनी जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं वहां से कंट्रोल करके पावर को आगे भेजते हैं। फिर यहां पर जो हमें चाहिए हम उसको कंट्रोल करके हमारे घरों में यूज करते हैं। एक दूसरा, हमारे जो भी घरों में आमतौर पे यूज होने वाले डिवाइस है, लाइक मोबाइल, चार्जर वगैरह वगैरह जो डिवाइस हैं, उनको यूज करने के लिए बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज कम चाहिए, हमारे घरों में कितना आता है, 220। तो 220 से हम इसको चार्ज नहीं कर सकते, चार्जर को हमें 220 से कम चाहिए। वो वोल्टेज हमें अपनी इच्छा से चाहिए, इसीलिए हम अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरह से ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं ताकि वोल्टेज हमें डिजायर्ड की मिले। वो डिजायर्ड की वोल्टेज कैसे डिसाइड होती है, इसका एक मैथमेटिक्स है। लेट्स बी सी कि वो मैथमेटिक्स क्या है। ओके, देखिए, जो हमारे पास कॉइल है ये इस तरह से जो बनी है, जहां से हम एसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ये एक ट्रांसफार्मर की बात हो रही है कि एक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ये कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हम कहेंगे एनएस, एनपी। बिकॉज एनपी क्यों, क्योंकि जो पहली वाली कॉइल है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, जो करंट आएगी यहां से एसी वो आईपी, और वो एसी करंट है तो वो करंट दूसरी कॉइल के अंदर, वो करंट दूसरी कॉइल के अंदर जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉइल, उसके अंदर करंट को वेरी करता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस कराएगा। सेकेंडरी कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स को कहेंगे एनएस। ये नंबर ऑफ टर्न्स क्यों जरूरी है, इसकी मैथमेटिक्स आपको पता लग जाएगा। तो जो भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इसमें आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो हमें चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ वीएस या ईएस, उसके लिए इक्वेशन क्या बनती है, लेट्स वी सी। कैसे बनेगी इक्वेशन, देखिए, हम एक बात जानते हैं कि जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो पावर के लिए, वोल्टेज के लिए, करंट के लिए। वोल्टेज कैसे रिलेटेड होता है, तो हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इन सब में हम वर्क डन का यूज कर रहे हैं, एनर्जी का। और एनर्जी का एक बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। एनर्जी कंजर्व होने का मतलब जो एनर्जी यहां आए, यहां से दिया, वही एनर्जी यहां पर मिल जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि जो एनर्जी यहां से दो वही एनर्जी यहां पर रिसीव हो जाए, उसको कहते हैं हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर कि जो एनर्जी हमने प्राइमरी से दिया वही एनर्जी सेकेंडरी में आ जाए।
आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में लॉस हो जाती है, कुछ कुछ। लेकिन अगर हम इफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो हमने पहले ही सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल कर लिया, तो थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा, लेकिन उससे हमें वरीड नहीं है। हम एनर्जी के कंजर्वेशन पे चलेंगे क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन ही इसको हेल्प करता है समझने में। सो लेट्स वी सी कि एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है। हाँ, तो पावर इनपुट, जो हम पावर यहां से सप्लाई करेंगे, पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। इसी को मान के हम इक्वेशन करते हैं, क्योंकि हम अगर इक्वल नहीं मानेंगे, लेस देन या ग्रेटर देन मानेंगे, इक्वेशन ठीक से नहीं बैठेगा। इसको मान के बाकी जो लॉस होगा उसको हम लॉस में लिख देते हैं, और लॉस हो जाता है तो ट्रांसफार्मर के लिए अलग अलग रेटिंग देते हैं कि ट्रांसफार्मर में इतना लॉस होता है, इसमें इतना लॉस होता है, और उसी को हम बोलते हैं इनकी इफिशियंसी। जिसमें कम लॉस होता है, जिसमें एनर्जी का कम लॉस हो, मतलब अच्छा खासा यूज करने लायक है, वो कहलाता है बेटर ट्रांसफार्मर। उस ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अच्छी है जिसमें एनर्जी कम खर्च होती है। तो इक्वेशन के लिए हम क्या समझते हैं, तो पावर इनपुट कितना है, तो आंसर है कि वी आई, तो वी आई को हम ई एस, प्राइमरी से दिया तो ए पी इंटू आई पी इक्वल्स टू, सेकेंडरी में गया तो ई एस इंटू आई एस, ये हम बना सकते हैं। और यहां से क्या लिख सकते हैं, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कि चलो ये हमारे पास जरूरी है, ये इक्वेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्यों, तो देखो क्यों जरूरी है, वो इसीलिए क्योंकि अब मैं आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर की, वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, उसको लेकर अब मैं आपको एक मैथमेटिक्स बताता हूं। वो क्या है, हम जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस के लिए माइनस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर वहां n नंबर ऑफ टर्न है तो उसमें n आ जाता है। और आप सोचोगे कि म्यूचुअल इंडक्शन था तो उसमें वो कहां गया, बट बाय द वे जो इसकी शॉर्ट मैथमेटिक्स है वो ये है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन कन्वर्ट होकर इसी में आ जाएगा फाइनली। वी नो दिस इज योर बेसिक कि ईएमएफ इज दिस मच चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। अगर उसको हम यहां पर पुट करें तो हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा, तो ये देखो यहां से एन पी, फॉरगेट अबाउट डायरेक्शन, एन पी एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम्स आई पी, ये ईएमएफ वो करंट। सेकेंडरी में जाएंगे तो एनएस, जो हमने सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बनाई है, और मैंने कहा था कि जो इनके कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स होती है वो बहुत 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 जरूरी है। ट्रांसफार्मर उसी से बनता है, नंबर ऑफ टर्न से। तो d∅dt इंटू आई एस, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, NP IP NS एंड IS। अब ये मैथमेटिक्स आपसे क्या कहती है, जो भी कहेगी वही ट्रांसफार्मर की वर्किंग हो जाएगी, वही ट्रांसफार्मर का बेटर यूज हो जाता है। कैसे, देखो हम इससे एक और रिलेशनशिप लिख सकते हैं, मैं वो लिख के बताता हूं कि EMF जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो वो क्या है, तो आंसर है कि NP d∅dt, मतलब कि आपका हो जाएगा EMF इंड्यूस। इसकी एक और इक्वेशन बनाते हैं जो कैसी बनेगी, लेट्स बी सी। इन तीन इक्वेशंस को फिर हम अलग अलग यूज सीखेंगे इसका। हाँ, तो EP, चलो मैं यहां लिखता हूं इसको हटाकर ऊपर लिखता हूं मैं इधर। सो EP इक्वल्स NP d∅b/dt। सेकेंडरी के लिए NS d∅b/dt। अभी माइनस साइन इंड्यूस दिखलाता है तो उसको फॉरगेट। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, EP/ES और
एन पी अपॉन एन एस, डी फाई से डी फाई कट जाएगा। ये हमें मेजर 3 इक्वेशन मिल चुकी हैं, 1 2 3। इन तीनों को अगर आप समझ गए तो आपको ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे समझना है इनको, तो लेट्स बी सी। तो पहले हम चलते हैं इस वाली से। ये इक्वेशन क्या कहती है, देखिए अगर हम इसको ऐसे करके लिखें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें इंड्यूस ईएमएफ चाहिए। तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा, देन इट विल बी NS अपॉन NP टाइम्स EP। ये NS अपॉन NP टाइम्स EP, ये इक्वेशन क्या कहती है? अब ये इक्वेशन कहती है कि अगर आपने प्राइमरी वाले को फिक्स कर दिया, क्योंकि ये तो आपके पास इस वाली कॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो प्राइमरी है, दूसरी वाली कॉइल ये वाली है। अगर आपने इसको फिक्स कर दिया तो आपको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज चाहिए, जो ईएमएफ चाहिए, अगर ये कांस्टेंट, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स अपने अकॉर्डिंग लगाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिसाइड्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जब ईएमएफ उतना अप रहेगा उसको बोलेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसे केस में? प्राइमरी में जितना ईएमएफ दिया उसके मुकाबले ये रेशियो, ये नंबर ज्यादा आना चाहिए। कैसे? अगर आपने प्राइमरी में ईएमएफ 2 दिया और एनएस अगर ज्यादा है तो इसका रेशियो ऑफ कोर्स 1 से ज्यादा मिलेगा, लेट्स से 1.2। और जब हम 2 इंटू 1.2 करेंगे तब हमें सेकेंडरी में ईएमएफ अप मिलेगा। कहने का मतलब कि ES विल बी ग्रेटर देन EP, तो इसको बोलेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर हमें NS कम कर दिया, मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल 1 2 कर दिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लगा दिया, और सेकेंडरी वाले में कम कर दिया, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो ES हमारे पास है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर हमने NS को कम कर दिया। फिर ये जो रेशियो होगा 1 से कम आएगा, 1 से कम, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेकेंडरी वाला हमें कम मिलेगा। जैसे अगर ये 2 है, ये 0.5 है, तो ये 1 हो जाएगा, बहुत ही कम। तो सेकेंडरी वाला अगर कम हो गया, डाउन चले गया, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जब हमारे पास ES लेस देन होगा। सो इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये 2 टाइप के ट्रांसफार्मर आपको जानना जरूरी है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। और इन्हीं ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है अलग अलग जगह से अलग अलग यूज की जाती है। स्टेप अप कब यूज करते हैं? जब वोल्टेज हाई चाहिए। स्टेप डाउन कब यूज करते हैं? जब इंड्यूस ईएमएफ कम चाहिए। मतलब अगर आप अपने घर में एक चार्जर के अंदर ईएमएफ कम चाहते हैं, तो ईएमएफ कम चाहते हैं तो जो चार्जर रहेगा या कोई भी इक्विपमेंट रहेगा, टेलीविजन वगैरह कुछ भी, ईएमएफ 220 से कम चाहते हैं। 220 क्यों? प्राइमरी तो वही आ रहा है 220, तो आपको सेकेंडरी कम चाहिए ताकि वो डिवाइस खराब ना हो। तो हम कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? स्टेप डाउन। और अगर आपको करंट ईएमएफ ज्यादा चाहिए तो स्टेप अप। लेकिन ये बात जो हमने कही ये तब तक अधूरी है जब तक हम ये बात ना कह ले जो मैंने ये लिखी है। ये दोनों बात इस बात को पूरा कर देंगे। अभी जो मैंने कहा कि ईएमएफ कम, ईएमएफ ज्यादा, ये बात पूरी नहीं है जब तक मैं ये नहीं कहता कि करंट का क्या होगा। करंट को मैं क्यों इंट्रोड्यूस करा रहा हूं? सो लेट्स सी। तो आंसर है, करंट को मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम जानते हैं कि पावर क्या होता है। तो करंट को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद, क्योंकि पावर हम जानते हैं क्या होता है। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, दूसरा वोल्टेज इंटू करंट, ये V इंटू आई। वोल्टेज, ईएमएफ,
करंट हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पावर मिल जाएगा। एंड पावर क्या है? अ बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। पावर इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी पर सेकेंड है। तो हम चाहेंगे कि अगर वोल्टेज बढ़ गया, अगर ये वोल्टेज इंक्रीज हो गया, तो वर्क डन का क्या होगा? एनर्जी का क्या होगा? क्या वो भी इंक्रीज हो जाएगी? अगर वो एनर्जी इंक्रीज हो गई, तब तो एनर्जी का कंजर्वेशन बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी ना तो कभी इंक्रीज की जा सकती है, ना तो कभी डिक्रीज, मतलब कभी हम बना नहीं सकते और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो एनर्जी को कांस्टेंट करने के लिए चार्ज को कम या ज्यादा होना पड़ेगा, जिसकी वजह से करंट पर इफेक्ट पहुंचेगा। करंट का क्या होगा ये देखो आप, ये करंट बढ़ेगी कि कम होगी ऐसा करने से? लेट्स बी सी। तो हम सेकेंडरी के लिए निकालते हैं, तो आई एस विल बी एनपी अपॉन एनएस इंटू आईपी। ये करंट का बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप है। इसमें देखना जरा क्या था, वोल्टेज बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज किए थे, ईएमएफ बढ़ाने के लिए, ईएमएफ को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज किया था। अगर हम सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे तो करंट का क्या होगा? ऑफ कोर्स इनवर्स है, तो ये करंट डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए स्टेप अप में करंट डिक्रीज हो जाती है। और इसमें देखते हैं, हमने ईएमएफ को कम किया था। ये अगर हम ईएमएफ को कम करेंगे तो कैसे कम होता है? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम करने से। अगर नंबर ऑफ टर्न कम हो गई तो करंट का क्या होगा? इट विल इंक्रीज। इसीलिए हम जब वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट कैसे मिलती है सेकेंडरी कॉइल में? इंक्रीज। और यह बनता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या रिलेशन? सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम करो या वोल्टेज को ज्यादा करो प्राइमरी के मुकाबले। अगर सेकेंडरी में ईएमएफ ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, तो करंट कम हो जाएगी। उल्टा रिलेशनशिप। सेकेंडरी में ईएमएफ अगर कम है, वोल्टेज कम है, तो करंट ज्यादा हो जाएगी। और यह बात मेंटेन करती है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को। तो फॉर मेकिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, करंट हैज टू गो अप। करंट को बढ़ना पड़ेगा जब ये वोल्टेज कम हो जाएगी। फॉर मेकिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, इसको मेंटेन करने के लिए करंट को कम होना पड़ेगा जब वोल्टेज बढ़ेगी। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बेस पर यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है, इसकी जो भी वर्किंग है। क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक डिवाइस जो हमें डिजायर्ड वोल्टेज या डिजायर्ड करंट देता है। अब आपको करंट कम चाहिए तो बनाइए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा वाला। करंट ज्यादा चाहिए तो करंट कम चाहिए तो स्टेप अप, करंट ज्यादा चाहिए तो स्टेप डाउन। ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। जब हमें वोल्टेज मिल रहा हो 540 वोल्टेज पे, आपके घर में एक बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जलता। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि करंट उसको कम मिल रही है। तो 540 वाली वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर दो और करंट को थोड़ा सा बढ़ा लो। अगर ऐसा करेंगे हम तो हमारे पास वो डिवाइस काम करेगा। सो यू नीड ट्रांसफॉर्मर टू मेक इट वर्क। आपको उसको काम करने के लिए, काम कराने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर चाहिए। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है फिर भी वो डिवाइस नहीं चलता है, तो आप वोल्टेज को थोड़ा सा कम करके करंट बढ़ा लो, करंट मिलेगी अच्छी खासी तो डिवाइस काम करेगा। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये रिलेशनशिप यहीं से मिलता है। अगर हम इसको देखें, समझते हैं कि सेकेंडरी वाली कॉइल में ये क्या था? पावर को, पावर V इंटू आई, पावर, एनर्जी पर सेकेंड, इसको कंजर्व रखना है। तो वोल्टेज बढ़ गई अगर, तो इक्वल कैसे रहेगा? इक्वल करने के लिए करंट कम होती है। और अगर ये वाली वोल्टेज, क्योंकि प्राइमरी को हम नहीं छेड़ेंगे, हमें जो चाहिए उसमें हम छेड़ सकते हैं। हमें क्या चाहिए? सेकेंडरी वाला इंड्यूस, जिसमें हमें आउटपुट मिलता है। दिस इज योर आउटपुट। हमें कम चाहिए वोल्टेज, तो कम के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंटेन कैसे रहेगा? इक्वल कैसे है? अगर ये कम है तो इक्वल कैसे? करंट को बढ़ना पड़ेगा।
इस तरह से हम ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप में फिर से देखो क्या होता है, ईएमएफ ज़्यादा, क्योंकि सेकेंडरी टर्न ज़्यादा है, कॉइल में ज़्यादा है। स्टेप डाउन में ईएमएफ कम मिलता है, डाउन मिलता है इंड्यूस ईएमएफ। क्यों डाउन मिलता है? नंबर ऑफ टर्न्स कम है। फिर बाकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, करंट का केस समझ में आ जाएगा। तो वर्किंग क्या हुई? तो वर्किंग हुई कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में जो हमने देखे, उसमें हम कुछ ऐसे सोर्स देते हैं। तो ऐसे सोर्स देने से प्राइमरी कॉइल के अंदर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस कराता है बाय द लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर हमें डिजायर्ड वोल्टेज मिल जाती है, डिजायर्ड करंट मिल जाती है, एंड दिस इज योर ट्रांसफार्मर। तो आपको इसकी बेसिक वर्किंग देखना है, थोड़ा सा डायग्राम बुक में अगर क्लियर करना हो तो कर लीजिए, मैं एक छोटा सा पार्ट और डालूंगा इसमें। ठीक, ओके, तो फिनिश करते हैं आज।